Hi everyone, welcome you all. I am Megha Kulshrestha and today we will discuss about bioreactors. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोरिएक्टर्स, जिनको हम फर्मेंटर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इनको हम फर्मेंटर्स भी बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी तक हमने देखा कि हमने अपना जो है अपने जो चॉइस का जो जीन है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने उसको भेज दिया है अपने होस्ट के अंदर. तो हमारा जो होस्ट है वो यहाँ पे दैट विल बी दी इकोलाई सपोज. तो this plasmid is acting as a vector which is carrying this this is gene of interest, or we can call it alien DNA. ठीक है, एलियन डीएनए भी बोल सकते हैं इसको हम. तो ये लेके चला गया है हमारा कहाँ पे, होस्ट बॉडी में, और होस्ट बॉडी है यहाँ पे हमारी ई कोलाई. तो ये यहाँ पे एंटर हो गया है. नाउ व्हाट दिस प्लाज्मिड 2, ये हो जाएगा स्टार्ट रेप्लिकेटिंग. ओके, दिस स्टार्ट रेप्लिकेटिंग एंड मेक इट्स कॉपीज. तो जैसे ये कॉपीज बनाएगा, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बनेंगी. बट इफ वी आर डूइंग इन ऑन अ लार्ज स्केल, अगर भाई छोटी मोटी कुछ दवाई बनानी है तो आप लैब में कर सकते हैं. लेकिन अगर ये प्रोडक्ट हमें मार्केट में भेजना है, अगर हमें इंसुलिन बनानी है, तो हमें उसे लार्ज अमाउंट पे बनाना होगा. वी नीड द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दैट. सो फॉर दैट वी नीड व्हाट. तो इन बैक्टीरियाज का, ये जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियाज है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो गया ना, इसके अंदर ये चला गया हमारा वेक्टर. तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया है. तो ये अब इसको ग्रो कराना है, तो वी नीड बायो रिएक्टर्स फॉर दिस. तो बड़े बड़े ऐसे स्टील के चेम्बर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स. राइट, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर. सो आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्लोन करने के बाद, and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. ठीक है, तो this will produce our protein which we want. ये हमारे प्रोटीन बनाएगा जो हमें चाहिए. तो अब हमें से लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें सोचना है कैसे इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे किया जाए. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, तो ये भाई heterologous host हो गया ना. हेटेरोलोगस होस्ट है ये. तो ये दूसरी बॉडी है ना जिसमें हमने ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो ये इसके लिए हेटेरोलोगस होस्ट ही तो हो गया. सो इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. अब ये जो प्रोटीन बनाएगा भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बन रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. This protein is called recombinant protein. So if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, तो किसी और होस्ट में हम उसको बनवा रहे हैं, तो that protein is called recombinant protein. Right? The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. तो छोटे स्केल पे अगर हमें इससे काम करवाना है, इससे प्रोटीन बनवानी है, इससे एंजाइम्स बनवानी है, तो वो तो हम लैब में कर सकते हैं. बट अगर हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, सो वी नीड सर्टेन चैम्बर्स, और वी कैन कॉल दैट बायोरिएक्टर्स. ठीक है, तो कल्चर मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. तो इससे क्या बन जाएगी, ये प्रोटीन बनी. अब इस प्रोटीन की हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, है ना, सफाई करेंगे. फालतू की चीजें नहीं चाहिए, वी नीड ओनली प्रोटीन. तो वी विल डू दैट नेक्स्ट टेक्निक, कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह किया जाता है जिससे हमें प्रोटीन मिल जाती है. The cell can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cell in physiologically most active log phase, or we can say exponential phase. This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yield of desired protein. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी कैन बी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूअस कल्चर.
अब जो कल्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके लेट्स टेक वन ब्लैंक साइड। तो भाई देखो ये सपोज एक बायोरिएक्टर है, ठीक है। इस बायोरिएक्टर में हमें क्या किया, इसमें मीडियम है, this is the medium which is used for, which is the food for, we can say that bacteria। तो इस मीडियम में हमने थोड़ा सा इनोकुलम डाल दिया, जैसे दही में, दही बनाने के लिए हम कर्ड डालते हैं, ये हमने इनोकुलम डाल दिया जिसमें है बैक्टीरियाज। इन बैक्टीरियाज को हमें कराना है ग्रो। ये बैक्टीरियाज कैसी हैं, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियाज हैं। तो इनका हमें कल्चर कराना है। तो वो कल्चर होता है दो तरीके से, एक होता है जो अभी हमने बात करी कंटिन्यूस कल्चर, और एक होता है बैच कल्चर, राइट, बैच एंड कंटिन्यूस। तो देखिए अगर सपोज हम बैच कल्चर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो हमने इसमें डाल दिया बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया डाल दिया, बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग। बैक्टीरिया सपोज एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनाएंगे डिवाइड होके, दो सेल है, इन दो सेल से हमें मिलेंगी चार सेल, ठीक है। इस चार सेल से फिर हमें मिलेंगी 8 सेल, 8 सेल से फिर हमें मिलेंगी फर्दर 16 सेल्स। इज इट क्लियर, यही तो होगा। तो आप देख सकते हो एक बैक्टीरिया से काफी सारी सेल्स हमें मिल रही हैं उस बैक्टीरिया की, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हो 1 से 2 बनने, 2 से 4 बनने, कितना धीरे धीरे काम हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग की जो फेज होगी वो होगी लैग फेज। लैग फेज जब बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट है दैट इज वेरी वेरी स्लो। ग्रोथ रेट मतलब we can say the new individuals added per unit time या per unit second whatever we are taking। ओके तो 1 मिनट में कितने बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, फिर 2 मिनट में फिर कितने हो रहे हैं, दैट विल बी द ग्रोथ रेट। तो स्टार्टिंग में धीरे ग्रो होगा ना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया 100 या 1000 पहुंच जाएंगे, 100 बैक्टीरिया 200 बनाएंगे, 1000 बैक्टीरिया 2000 बनाएंगे, 2000 फिर 4000 बनाएंगे, एट दैट टाइम यू विल गेट एक्सपोनेंशियल फेज। ओके एकदम से ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो शुरू में धीरे हो रही है, देन वी विल गेट एक्सपोनेंशियल फेज। अब भाई जब बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया बढ़ गए, यहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर, व्हाट विल हैपन, दे स्टार्ट ईटिंग द कल्चर। मीडियम तो खा ही रहे हैं भाई, वो मीडियम क्या होगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। रिसोर्सेज जो है उनके खाने के वो खत्म होने लग जाएंगे। ओके एंड यू नो दैट बैक्टीरिया जब ज्यादा हो गए भाई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टार्ट किलिंग ईच अदर। तो भाई मीडियम भी खत्म हो गया, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, बैक्टीरिया धीरे धीरे फिर से ग्रोथ कम होती जाएगी। तो लैग फेज के बाद लॉग फेज, लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट विल बी कॉल्ड प्लेट्यू, प्लेट्यू PLATE, प्लेट्यू स्टेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी STATIONARY। Okay, just give me 2 minutes. Yes. तो दिस इज व्हाट वी कॉल बैच कल्चर, जहां पे हमने देखा कि पहले लैग फेज आया, फिर लॉग फेज आया, फिर प्लेट्यू फेज आ गया, right? But in continuous culture what you will see that कि ये है तो ये है हमारा बायोरिएक्टर। हम बात करें कंटिन्यूस कल्चर की, यहाँ पे इसमें मीडियम है और इसमें हमने डाल दिए बैक्टीरियाज, तो ये हमारे बैक्टीरियाज हैं। सो स्टार्टिंग में वही चीजें होंगी है ना, पहले कौन सा फेज आएगा, लैग फेज, फिर आएगा लॉग फेज, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, लैग फेज आया, फिर लॉग फेज आएगा। अब हम क्या चाहते हैं, इसको इसी फेज में रखना चाहते हैं, वी डोंट वांट दैट प्लेट्यू फेज, ठीक है, वी डोंट वांट दैट डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट, हम इसी फेज में इस कल्चर को रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टैप होगा इसमें, जिससे हम ये कल्चर को निकालते रहेंगे। यूज्ड जो हो गया है ना, स्पेंट जो कल्चर है या यूज हो गया है, उसको हम निकालते रहेंगे
और यहाँ से फ्रेश कल्चर डालते रहेंगे. वी विल एड फ्रेश कल्चर फ्रॉम हियर. फ्रेश कल्चर वी कैन से फ्रेश मीडियम. ठीक है, यहाँ से यूज्ड निकालते रहेंगे, वहां से फ्रेश हम एड ऑन करते रहेंगे. जब फ्रेश मीडियम आप डालते रहोगे, मीडियम मिलता रहेगा, तो भाई बैक्टीरिया भी ग्रो होते रहेंगे. और जो आगे यूज हो गए वो तो हमने निकाल लिए. इसमें हमने क्या किया था, जो बैच कल्चर था, उसमें हमने ग्रोथ तो होने दी बैक्टीरिया की, लेकिन जब मीडियम खत्म होने को आया तो हमने ना तो बैक्टीरिया निकाले ना वो मीडियम निकाला. तो क्या होगा, वो एक प्लेट्यू स्टेज आ जाएगी या फिर कैसे स्टेशनरी स्टेज आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो कर्व जो मिला है ना, इसे बोलते हैं सिग्मोइड. ये जो शेप है सिग्मोइड कर्व होता है ये ना. ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी आप पढ़ोगे, सिग्मोइड कर्व. एस शेप का ये कर्व है. इज इट क्लियर? तो कंटिन्यूस कल्चर में हमें अपना जो है मीडियम रखना है. कंटिन्यूसली हमें अपना प्रोडक्ट मिलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. ये वाली बात क्लियर होगी. तो अब हम आते हैं फिर से. तो ये वाला पैराग्राफ में यही बोला गया है. So the cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out. Use किया हुआ medium को निकालते रहो from one side, while fresh medium को हम is added from the other to maintain the cells in the physiologically most active log या exponential phase. क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, एक साइड से यूज किया हुआ मीडियम निकालते रहो, दूसरी साइड से फ्रेश डालते रहो. Now, small volume cultures cannot yield appreciable quantities of the products. To produce the large quantities, the development of bioreactor where the large volume 1000 to 1000 liter of culture can be processed. ठीक है, कितना लीटर? 100 to 1000 लीटर्स में बताया गया है. कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड. तो इतने बड़े बड़े जो है बायोरिएक्टर्स होते हैं 1000 तक लीटर के, और ज्यादा भी होते हैं. जो एनसीईआरटी में कह रहा है वही हम सुनेंगे. 100 से 1000 लीटर तक के बायोरिएक्टर्स को हमने बनाया है, जो यूज किए जाते हैं. रॉ मटेरियल को डालते रहते हैं और वो रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइक योर एंजाइम्स, योर एंटीबायोटिक्स, है ना, वैक्सीन, अल्कोहल इवन. तो ये सब बनता रहता है, प्रोडक्ट हमें मिलता रहता है. रॉ मटेरियल डालो, प्रोडक्ट बना के वो हमें दे देगा. इज इट क्लियर? यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल. भाई उसमें सेल भी तो डालोगे, इनोकुलम डालोगे नहीं डालोगे, तभी तो वो कल्चर जो मीडियम है उसमें वो ग्रो होगा. एनिमल सेल होगी तो एनिमल सेल ग्रो होगी, बैक्टीरियल सेल होगी तो बैक्टीरियल सेल ग्रो होगी, मल्टीप्लाई होगी, है ना. अब ये जो बायोरिएक्टर है, ये ऐसा क्या प्रोवाइड करा रहे हैं कि इसमें ग्रोथ अच्छे से हो रही है. तो बायोरिएक्टर्स जो हैं वो ऐसे चैम्बर्स हैं जो कि प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे हैं उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करा रहे हैं. ओके, जो भी उस बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है, एसिडिक पीएच चाहता है या बेसिक पीएच चाहता है, वो जो भी रिक्वायरमेंट है दैट विल बी प्रोवाइडेड. सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब बायोरिएक्टर्स में उनको मिल जाएगा. ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से सारा एनवायरनमेंट, एक ऑप्टिमम कंडीशन जो उनको चाहिए, एक अच्छी खासी कंडीशन दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस बायोरिएक्टर. अब जो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स जो हैं वो स्टरिंग टाइप के हैं. कैसे हैं? स्टरिंग टाइप. तो ये तो है सिंपल स्टर्ड, और दिस इज स्पार्ज्ड स्टर्ड. ठीक है, स्पार्ज्ड स्टर्ड, सिंपल स्टर्ड एंड स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर. तो दोनों ही स्टरिंग टाइप के बायोरिएक्टर्स हैं, है ना, दोनों ही मोस्ट कॉमन है. ओके, तो अब क्या होना है, देखिए पहले हम सिंपल स्टर्ड की बात करते हैं. सिंपल स्टर्ड जो बायोरिएक्टर है उसका जो बेस है दैट इज कर्व, ऐसा है. और जो स्पार्ज्ड वाला है बायोरिएक्टर, उसका जो बेस है दैट इज फ्लैट. ओके, इसमें फिर लगा हुआ है यहाँ पे मोटर से शाफ्ट अंदर जा रहा है. इस शाफ्ट में आपको ऐसे टाइप के इम्पेलर मिलेंगे. ठीक है, लेट्स सी इन दिस. देख सकते हैं आप फ्लैट ब्लेड इम्पेलर. ओके, तो ऊपर वाले जो इम्पेलर हैं वो फोम को तोड़ने के लिए हैं. नीचे वाले जो इम्पेलर हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको,
तो ये ऊपर वाला जो इम्पेलर है दैट इज यूज्ड टू ब्रेक होम। ठीक है, अब इसको हम फिल करते हैं आधा, 3/4, ओके, हाफ से ज्यादा, दैट इज 3/4 मीडियम से इसको फिल किया जाता है, इसमें मीडियम डाला जाता है 3/4। ठीक है, यहाँ पे होता है पीएच का पोर्ट, यहाँ पे लगा दिया थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर, दिस इज पीएच पोर्ट। यहाँ से पीएच चेक की जाती है, मीडियम निकाल के चेक कर लिया जाता है पीएच कैसी है, अकॉर्डिंगली बफर एड कर दिया जाता है। ये हो गया थर्मोमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं, यहां से जा रही है स्टेराइल एयर। स्टेराइल एयर, वी नीड एयर बिकॉज एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, वी नीड एयर फॉर दैट। और स्टेराइल एयर होनी चाहिए, पता चला उसमें और भी माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं तो वो भी ग्रो होने लग जाएंगे, तो ये सारा कल्चर खराब हो जाएगा। स्टेराइल एयर अंदर जाती रहती है। यहाँ पे एक और ओपन होता है, पोर्ट होता है, जो कि जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। ओके, तो ये हो गया क्लियर। एक और चीज मिसिंग है शायद, या यहाँ से आप देख सकते हैं, हाँ, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग। यहाँ से जो है स्टीम जा रही है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। और एक और चीज, यहाँ पे इसके ऊपर एक वाटर जैकेट होती है, ओके, वाटर जैकेट होती है। यहाँ से इसका आउटलेट है, यहाँ से इसका इनलेट है, वाटर जैकेट है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा गर्म पानी हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कोल्ड वाटर जाएगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से हॉट वाटर जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू कॉल वाटर जैकेट। राइट, अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा इनोक्यूलम। इनोक्यूलम डाल दिया जाता है जिसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं, जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया वो डाल दिए गए हैं। ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे, मीडियम यूज करेंगे एंड दे स्टार्ट गिविंग आवर प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट वो हमें बना के दे देंगे, जो कि प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोडक्ट हम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट कम्स इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो अभी हम ये बाद में बात करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या हो रहा है वो बाद में बात करते हैं। इधर और देख लेते हैं ये क्या है। ये स्पार्ज टाइप का है बायोरिएक्टर। इसमें देखिए स्टिरिंग करने के लिए केवल ऐसा एक ही रोटेटर दिख रहा है आपको, है ना। इसमें आपने देखा था, इसमें 3 थे, इम्पेलर था, और यहाँ पे ये दोनों फोम ब्रेक कर, ये वाला इम्पेलर ऊपर वाला जो है वो ब्रेक करता है फोम को, और जो नीचे वाले ये दोनों जो है इम्पेलर, ये मिक्स करते हैं मीडियम को मिक्स करते हैं, उसमें हवा जो आ रही है वो मिक्स करते हैं, है ना। और ये जो बैक्टीरियाज है इनको मिक्स करते हैं, बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठे ना हो जाए। तो आपने देखा इसमें तो क्या है, इम्पेलर है 3-3, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, मिक्सिंग के लिए इसमें एक नीचे ऐसी स्पार्जर लगा हुआ है, होल्स वाला। ठीक है, ये स्पार्जर में जा रही है हवा, एयर। दिस एयर व्हेन इट मूव्स, बहुत फोर्सफुली ये एयर जा रही है, और यहाँ पे आपने इसको फिल कर दिया 3/4 विद द मीडियम। तो जब ये हवा एंटर कर रही है यहाँ से फोर्सफुली, यहाँ पे पीएच का पोर्ट है, यहाँ पे थर्मामीटर है, तो जब हवा अंदर जा रही है फोर्सफुली तो क्या होगा, बबल्स उठेंगे, है ना। आप पानी में फूंक मारेंगे तो उसमें बुलबुले उठते हैं, बबल्स उठते हैं। तो उन बबल्स से क्या होगा, ये जो बबल्स होते हैं ना, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ओके, सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे आप इस तरीके से ऊपर भी इस तरीके से एक लेयर सी बन जाएगी, बुलबुले उठेंगे तो ये भी क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा सरफेस एरिया और एक ऐसा सरफेस एरिया है, तो ये कम सरफेस एरिया और ऐसे बढ़ जाता है तो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे और गैस एंट्रेनमेंट होगा, यहाँ से जितनी भी एयर है वो भी यहाँ फंस जाएगी, गैस एंट्रेनमेंट। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। लेट्स सी द फिगर व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। सो दिस यू कैन सी increased surface area for oxygen transfer, increased surface area for oxygen transfer। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसा जो सरफेस है, इस सरफेस की वजह से क्या है, सरफेस एरिया जो है बढ़ गया है।
है ना। अगर ये सरफेस ऐसा होता तो सरफेस एरिया कम है, और इसी सरफेस को हम ऐसे कर दें तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा गैस जो है अंदर एंटर होगी। ठीक है, गैस एंट्रेनमेंट। दिस इज द इम्पेलर रोटेटर है। ओके, और ये है स्पार्जर, इसीलिए स्पार्जर टाइप का बोलते हैं इसको। यहाँ से एयर जा रही है बहुत ही फोर्सफुली, एयर के बुलबुले उठते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इस एयर के बुलबुले क्या करते हैं, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया ये है, बुलबुले बढ़ा दे रहे हैं, राइट। एंड ये है आपका सिंपल स्टर टाइप का बायोरिएक्टर। दोनों क्लियर हो गए। फोम ब्रेकर मतलब देखिए फोम क्यों बनता है, जब ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, है ना, और एयर भी आ रही है यहाँ से, तो धीरे धीरे झाग बनने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अब इन झाग को तोड़ना क्यों जरूरी है भाई, यहाँ से एयर का पैसेज कम हो जाएगा ना, फोम एक ऊपर लेयर ज्यादा बन जाएगी, फोम की बड़ी मोटी लेयर बन जाएगी, तो एयर का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो इस फोम को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ऊपर वाला इम्पैलर फोम को तोड़ते रहता है, और नीचे वाले जो इम्पैलर होते हैं वो कल्चर को मिक्स करते रहते हैं। I hope this is clear. चलिए लेट्स रीड। अ स्टड टैंक रिएक्टर यूजेस सिलेंड्रिकल है, कर्व्ड बेस है स्टड वाले का, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। ठीक है, और कर्व बेस का फायदा क्या है, देखिए ये कर्व जो बेस है ना, ये इसका फायदा क्या है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर हम सिंपल स्टड और स्पार्स्ड स्टड की बात करें तो सिंपल स्टड इज द मोस्ट कॉमन। तो कर्व बेस की वजह से भी ना क्या है, मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है। अगर ऐसा फ्लैट होता है तो यहाँ पे कॉर्नर में फंस जाता है सामान। इस फ्लैट बेस का ये फायदा, वो कर्व बेस का यही फायदा होता है कि अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. तो यहाँ पे स्टरर जो है, एम्पेलर जो है, जो क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं अच्छे से, और हम ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से इधर उधर प्रॉपरली भेज रहे हैं। Alternatively, air can be bubbled to the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system. क्या क्या है, एजिटेट करने का सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम को कंट्रोल करने का सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम है, पीएच कंट्रोल करने का सिस्टम है, सैंपल के पोर्ट है, भाई सैंपल थोड़ा सा निकाल लो, पता तो चले बन रहा है कि नहीं प्रोडक्ट, सैंपलिंग पोर्ट्स बने हुए हैं, सो दैट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली, तो वहां से हम कल्चर को निकाल सकें पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद कल्चर को चेक कर सकें। उसके बाद आता है भाई कल्चर बन गया हमारा, कल्चर नॉट कल्चर, अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब उस प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है। उस प्रोडक्ट के बाद हमें क्या करना है, दैट कम्स अंडर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या होता है, देखिए सेपरेशन, प्रोडक्ट हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद हम उसे करेंगे प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, है ना। उसके बाद भाई प्रोडक्ट को हमें अगर पहले उसकी ऐसे चेकिंग होती है, और फिर जब उसे भेजा जाता है तो उसको उससे पहले में क्या ऐड करने होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स खराब नहीं हो जाए वो सैंपल, तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs, है ना। ट्रायल्स भी करने जरूरी है भाई, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है जो भी ड्रग्स वगैरह बनाई है। Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and the quality control testing vary from product to product. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है, कौन सा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है, एंजाइम अगर होगी तो हो सकता है कुछ और तरीके से उसे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो, और एंटीबायोटिक है तो उसका और कोई तरीका हो सकता है, वैक्सीन है तो माइट बी डिफरेंट। दैट इज व्हाट दिस एनसीईआरटी इज सेइंग। So I hope this lecture is clear to you, and this chapter is over now. We are going to start new chapter of biotechnology. ठीक है, biotechnology application वाला। तो thank you for watching. Please subscribe this channel and hit the bell icon.